हाँ, नमस्कार साथियों। आज हम बीए सेकेंड ईयर के लिए टॉपिक लेकर आए हैं स्विट्ज़रलैंड की संघीय सरकार। इससे पहले हमने स्विट्ज़रलैंड की व्यवस्थापिका के बारे में बात की थी। आज हम बात कर रहे हैं कि स्विट्ज़रलैंड की जो संघीय सरकार है, फेडरल गवर्नमेंट, हम इससे पहले जो वीडियो बनाया था हमने, जो स्विस संविधान की विशेषताएं, तो उसमें आपको ये बताया गया था कि स्विट्ज़रलैंड संघात्मक व्यवस्था वाला देश है और वहाँ दो तरह की सरकार है, एक फेडरल गवर्नमेंट है और दूसरी स्टेट गवर्नमेंट है। तो आज जो हम बात कर रहे हैं वो वहाँ की संघीय सरकार यानी कि फेडरल गवर्नमेंट की। साथियों, स्विट्ज़रलैंड की संघीय सरकार अपने दो मामलों में बहुत नायाब है, और वो है वहाँ एक तो बहुल कार्यपालिका है और दूसरा वहाँ संसदात्मक और अध्यक्षात्मक व्यवस्था का समन्वय है। इन दोनों ही बिंदुओं पर हम बात करेंगे और फिर ये बताएंगे कि अगर परीक्षा में ये प्रश्न आता है तो आप किस तरह से उसको हैंडल करेंगे। जहाँ तक बात है बहुल कार्यपालिका की, तो आमतौर पर आपने कार्यपालिका से जुड़े अध्याय इससे पहले आपने जब भी पढ़े हैं, चाहे वो कक्षा 11, 12, 9वीं, 10वीं, तो आपने कार्यपालिका के अलग अलग रूपों पर विमर्श किया होगा, पढ़ा होगा। जैसे एकल कार्यपालिका, बहुल कार्यपालिका, वास्तविक कार्यपालिका, नाम मात्र की कार्यपालिका, स्थायी कार्यपालिका, राजनीतिक कार्यपालिका, ऐसे कार्यपालिका के अलग अलग रूपों का आपने अध्ययन किया होगा, प्रकारों का, काइंड्स ऑफ एग्जीक्यूटिव। तो आज हम बात कर रहे हैं कि ये एकल और बहुल कार्यपालिका का अंतर क्या है। एकल कार्यपालिका से अभिप्राय है कि सरकार का प्रमुख एक व्यक्ति होता है और सरकार में और जो लोग शामिल होते हैं वो उसके अधीनस्थ होते हैं, सबॉर्डिनेट होते हैं। जिस तरह से भारत का प्रधानमंत्री, फ्रांस का राष्ट्रपति, अमेरिका का राष्ट्रपति, ब्रिटिश प्रधानमंत्री, ऐसे बहुत से देशों में ज़्यादातर एकल कार्यपालिका ही प्रचलित है। तो ये सभी देश जिनका मैं नाम बता रहा हूँ वहाँ एकल कार्यपालिका है, यानी कि कार्यपालिका या सरकार के जो फर्स्ट पोजीशन पर एक व्यक्ति बैठा है और व्यक्ति हैं उसकी हेल्प के लिए। वो मंत्री परिषद के रूप में, मंत्रिमंडल के रूप में वो उसके साथ हैं, उनसे वो बैठकें भी करता है, उनसे विमर्श भी करता है, वो सारी बातें हैं। लेकिन स्विट्ज़रलैंड इस मामले में एक नायाब उदाहरण है कि वहाँ कार्यपालिका का प्रमुख या कार्यपालिका या सरकार में जो लोग हैं वो कोई एक व्यक्ति नहीं है, बल्कि 7 व्यक्ति बराबर की स्थिति में है, परिस्थिति में जो उनका स्टेटस है वो बराबर है। और स्विट्ज़रलैंड की कार्यपालिका में, संघीय सरकार की बात कर रहे हैं हम, स्विट्ज़रलैंड की जो फेडरल गवर्नमेंट है वो 7 सदस्यीय ही होती है और 7 सदस्यीय व्यवस्थापिका में, सब जो सरकार में, सभी सदस्यों की हैसियत बराबर होती है। ये अलग बात है कि उसमें 7 में से किसी एक को उस सरकार का अध्यक्ष और एक को उपाध्यक्ष बना दिया जाता है और वो 1 वर्ष के कार्यकाल के लिए ही होता है, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, उसके बाद उनको हटना होता है। जबकि वहाँ की जो सरकार, उसका कार्यकाल 4 वर्ष का है और वहाँ की जो व्यवस्थापिका है उसका कार्यकाल भी 4 वर्ष का है। व्यवस्थापिका से मतलब वहाँ जो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव है, प्रतिनिधि सभा, उसकी बात कर रहे हैं हम। तो 4 वर्ष का कार्यकाल होता है। उन 4 वर्षों में 4 लोगों को मौका मिलता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि जिन 3 लोगों को मौका नहीं मिलता
उनकी हैसियत है वो पहले वाले जो लोग हैं अध्यक्ष बने या उपाध्यक्ष बने उनसे कम होती है। वैसे तो सबका अध्यक्ष या उपाध्यक्ष में नंबर तो आ ही जाता है, क्योंकि एक साल में 2 लोग सरकार में होते, एक अध्यक्ष एक उपाध्यक्ष, तो 4 साल में एक का तो 2 बार भी नंबर आ जाता है। हो सकता है अब अध्यक्ष रहा है वो बाद में उपाध्यक्ष भी बन जाए। फिर भी आपको लगेगा कि कोई ना कोई तो एक अध्यक्ष होता है जो उनसे औरों से श्रेष्ठ होता होगा, इसलिए वो बहुल कार्यपालिका कैसे हुई। लेकिन यह बड़ा अंतर है। जहाँ भी हम बात करते हैं कि एकल कार्यपालिका, तो एकल कार्यपालिका में जो व्यक्ति सरकार का प्रमुख होता है उसके पास कई अधिकार होते हैं। जैसे वो अपनी मंत्रिपरिषद के किसी सदस्य को बदल सकता है, उसके विभाग को चेंज कर सकता है या उसे हटा सकता है। तो ऐसा जो अधिकार है वो स्विट्ज़रलैंड की व्यवस्था जो कार्यपालिका में नहीं है। वहाँ के सदस्यों का जो विभाग बदलना ये सब करना, ये वहाँ का जो अध्यक्ष होता है सरकार का उसके दायरे में नहीं होता है। तो कुल मिला के मंत्रिमंडल में ऐसा नहीं है कि वो प्रमुख हो गया और उसके बाद वो औरों के कार्यभार या व्यवस्था में बदलाव के लिए कुछ एक्शन ले सके, ये चीज़ नहीं है। यानी कि तकनीकी रूप से कोई एक व्यक्ति अध्यक्ष ज़रूर होता है, लेकिन वास्तविक रूप से या व्यवहार में उनकी पोजीशन है वो सब की बराबर होती है। तो ये इस मामले में जो स्विट्ज़रलैंड की कार्यपालिका है वो बहुल कार्यपालिका का उदाहरण मानी जाती है दुनिया में। ये तो बात हुई बहुल कार्यपालिका। अब बात आती है दूसरे बिंदु पे, जब हमने इसी वीडियो की शुरुआत में ही आपसे जिक्र किया था कि एक दूसरे भी मामले में स्विट्ज़रलैंड की कार्यपालिका एक नायाब उदाहरण पेश करती है। वो ये है कि वो अध्यक्षात्मक और संसदात्मक व्यवस्था का वहाँ समन्वय है। दुनिया के बहुत से देशों में अध्यक्षात्मक व्यवस्था है, बहुत से देशों में संसदात्मक व्यवस्था है। भारत संसदीय व्यवस्था का उदाहरण है। अमेरिका है वो प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी का उदाहरण है। दोनों ही व्यवस्थाओं की अपनी अपनी विशेषताएं हैं, अपने अपने गुण अवगुण भी हैं, लेकिन हर जो फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी है उसका हर देश की परिस्थितियों के हिसाब से हमें समझना होता है। लेकिन स्विट्ज़रलैंड ने इन दोनों को शामिल किया है, यानी कि वहाँ की जो कार्यपालिका की जो संरचना है उसमें इन दोनों व्यवस्थाओं के गुण मिलते हैं या जो लक्षण मिलते हैं। अभी हमने जो बताया है कि वहाँ 7 सदस्यीय कार्यपालिका होती है, तो वो जो 7 सदस्यीय कार्यपालिका का चुनाव है वो व्यवस्थापिका के भीतर से होता है। जो वहाँ की जो प्रतिनिधि सभा और सीनेट है उन्हीं में से ही 7 लोगों को कार्यपालिका के रूप में वहाँ की जो संसद है वो चुनती है कि इन 7 सदस्यों को हम सरकार में भेजते हैं। तो आपको लगेगा कि यहाँ संसदात्मक व्यवस्था का जो उदाहरण है वो दिखता है या संसदात्मक व्यवस्था की तरह ही है। लेकिन एक और बात ये हो जाती है कि वो जो ही वो 7 सदस्य कार्यपालिका का हिस्सा बनते हैं तो फिर वो संसद से, वहाँ की व्यवस्थापिका के जिस भी सदन के वो सदस्य हैं वहाँ से फिर वो इस्तीफा दे देते हैं। तो फिर वहाँ जो व्यवस्थापिका और कार्यपालिका की सजातीयता है वो समाप्त हो जाती है, और जो सेपरेशन ऑफ पावर है ख़ासतौर पर जो यूएसए कॉन्स्टिट्यूशन में अपनाया गया है, तो फिर वो उधर चले जाते हैं, उसके करीब चले जाते हैं। दूसरा, आमतौर पर संसदीय व्यवस्था में, आमतौर पर क्या सैद्धांतिक रूप से ही ऐसा है कि संसदीय व्यवस्था में जो व्यवस्थापिका को अधिकार होता है कि वो कार्यपालिका का उत्तरदायित्व तय करे, और अगर कार्यपालिका सही से काम नहीं कर रही है तो फिर व्यवस्थापिका के पास ये अधिकार होता है कि वो एक अविश्वास प्रस्ताव के जरिए कार्यपालिका को पदच्युत कर दे, पद से हटा दे। लेकिन स्विट्ज़रलैंड की व्यवस्थापिका के पास वहाँ की कार्यपालिका को हटाने का कोई अधिकार नहीं है।
फिर एक और बात जो ये बात उसको संसदीय व्यवस्था से अलग करती है, लेकिन एक और बात है जो कहीं ना कहीं उसको संसदीय व्यवस्था के साथ जोड़ देती है कि आमतौर पर जैसे संसदीय व्यवस्था में ये माना जाता है कि कार्यपालिका का कार्यकाल भी उतना ही होता है जितना व्यवस्थापिका का कार्यकाल खास तौर पे जैसे अपने यहाँ की बात करें तो लोकसभा का जो ही विघटन हो जाता है तो कार्यपालिका भी समाप्त, यानी कि प्रधानमंत्री थोड़ी ना बना रहेगा फिर। लेकिन वहाँ इस मामले में भी एक समानता ये है कि जो ही वहाँ की संसद अगर प्रतिनिधि सभा समय से पहले अगर समाप्त हो जाती, भंग हो जाती है, तो फिर जो ही नई संसद निर्वाचित होकर आएगी तो फिर वो दोबारा से कार्यपालिका का चुनाव करेगी। ऐसा नहीं है कि जैसे पहली संसद बीच में भंग हो गई तो कार्यपालिका भी तुरंत तो भंग नहीं होती है, नहीं तो फिर दिक्कत ये आ जाएगी, फिर वहाँ जो नाम मात्र का कार्यपालिका प्रधान भी रखना पड़ेगा, जैसे भारत में राष्ट्रपति और ब्रिटेन में भी जो राजा है या रानी है। तो वहाँ इसका ये तोड़ निकाला गया है कि भाई ठीक है, व्यवस्थापिका तो भंग हो गई है या प्रतिनिधि सभा का तो विघटन हो गया है 4 वर्ष से पहले, लेकिन सरकार तब तक बनी रहेगी जब तक कि नई व्यवस्थापिका निर्वाचित होकर नहीं आती है, प्रतिनिधि सभा निर्वाचित होकर नहीं आती है और वो नई सरकार का चुनाव नहीं कर लेती है, तब तक वो बनी रहेगी। तो ये भी उसमें एक जो वहाँ जो प्रोसेस है वो उसे संसदीय व्यवस्था के थोड़ा करीब ले जाती है कि भाई सरकार तो फिर नई व्यवस्थापिका जब आती है, प्रतिनिधि सभा जब आती है तो उसके साथ वो बदल जाती है, और संसदीय व्यवस्था में भी यही होता है कि नई सरकार फिर नई कार्यपालिका। तो ये उसे संसदीय व्यवस्था के करीब ले जाता है। और दूसरे वहाँ के जो संघीय सरकार, जैसे संसदीय व्यवस्था में आमतौर पर मंत्रियों को संसद की कार्यवाही में भाग लेने, वोट डालने, प्रश्नों का जवाब देने, ये सबका अधिकार होता है। लेकिन वहाँ के जो संघीय संसद के सरकार के सदस्य हैं वो संघीय संसद की कार्यवाही में भाग ले सकते हैं, विधेयक प्रस्तुत कर सकते हैं, किंतु मतदान नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि वो उसकी सदस्यता छोड़ चुके होते हैं। तो फिर वो मंत्री वहाँ उपस्थित होते हैं सवालों के जवाब देने के लिए। तो अपने आप में एक कई तरह का वो मिक्सचर है। हम खास किसी मॉडल पर उसका परीक्षण करेंगे तो हम उसके गुण अवगुण निकाल सकते हैं, लेकिन हमने कहा कि हर व्यवस्था को वहाँ की परिस्थितियों के हिसाब से समझा जाना चाहिए। तो ये तो हमने एक बेसिक बात बताई है। परीक्षा में प्रश्न ये पूछा जा सकता है कि जैसे अभी मैंने दोनों स्टेटमेंट बताए, उनमें से कोई एक चीज़ आ जाए कि स्विट्ज़रलैंड की संघीय सरकार अध्यक्षात्मक और संसदात्मक व्यवस्था का एक समन्वय है, स्पष्ट कीजिए, या बहुल कार्यपालिका से लेकर कोई सवाल आए, या फिर वहाँ की संघीय सरकार की विशेषताएं बताइए। तो इस तरह से सवाल बन सकते हैं। तो जो विशेषताएं जो हमने बात की है, तो हमने एक तो आपको बहुल कार्यपालिका बताया है, उसकी वहाँ की सरकार है, संघीय सरकार की जो विशेषताएं हैं उनमें पहली विशेषता आप बताएंगे बहुल कार्यपालिका। बहुल कार्यपालिका क्या होती है इस पर हम अभी बात कर चुके हैं। दूसरा है विशेषता कि संसदात्मक और अध्यक्षात्मक व्यवस्था का समन्वय है। समन्वय कैसे है उस पर भी हम बात कर चुके हैं। तीसरा है कि उत्तरदायित्व और स्थायित्व का योग है। तो वो पहली व्यवस्था जो हमने अभी संसदात्मक और अध्यक्षात्मक की बात की है वो उसी का एक रिपीटेशन है, पर थोड़ा 5-4 पॉइंट बन जाएं इसके लिए आप ये भी लिख सकते हैं। तो उत्तरदायित्व और स्थायित्व का समन्वय का मतलब ये है कि संसदात्मक व्यवस्था में उत्तरदायित्व पर बोध कराया जाता है, बल दिया जाता है, और अध्यक्षात्मक व्यवस्था है वो सरकार के स्थायित्व पर बल देती है। तो वहाँ ये दोनों ही चीज़ हैं, क्योंकि वहाँ अध्यक्षात्मक व्यवस्था भी है और संसदात्मक भी है, तो इसलिए इन दोनों का समन्वय हो जाता है। चौथा जो बिंदु है वो निर्दलीयता है। निर्दलीयता का मतलब यह है कि वहाँ जो संघीय सरकार में जो लोग होते हैं वो मतलब उनका दलगत राजनीति से कोई सीधा सरोकार नहीं होता है, और कोशिश ये की जाती है कि जब संघीय सरकार में जो 7 सदस्य जाएं वो वहाँ की विविधता का प्रतिनिधित्व करें
वो विविधता है वो राजनीतिक स्तर पर भी हो, वो विविधता भौगोलिक स्तर पर भी हो, वो विविधता सांस्कृतिक या सामाजिक सांस्कृतिक स्तर पर भी हो, क्योंकि स्विट्ज़रलैंड एक बहुल सांस्कृतिक और धर्मनिरपेक्ष देश है। तो वो जो संस्कृति है वो वहाँ की जो विशिष्टता है उसको पूरा प्रतिनिधित्व सरकार में मिले, तभी सरकार की स्वीकार्यता है वो पूरे देश में होगी और शासन को और व्यवस्था को एक स्थायित्व और सुचारुता मिलेगी। तो ये वहाँ की बातें हैं। तो ये 3-4 बातें हैं जो स्विट्ज़रलैंड की संघीय सरकार की विशेषताओं में शामिल की जाती हैं। तो मैं समझता हूँ कि आप इसे समझ पाए होंगे, और अगर इसमें कहीं भी आपको ऐसा लगता है उलझन है तो फिर हम क्लासरूम में जब भी हमारी मुलाकात होगी तब हम इस पर बात करेंगे। और आपसे भी अनुरोध है कि इस वीडियो को सुनने के बाद आप थोड़ा किताब में भी इस टॉपिक को पढ़ें और यहाँ क्या कठिनाई है उसको आप नोट करें, और जब भी जितना भी हमें समय मिलेगा तो उस समय में हमारी कोशिश रहेगी कि हम आपकी जो समस्याएं हैं उनको रिजॉल्व करें। धन्यवाद।